हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ओम साई क्लासेस फॉर वनडे एग्जाम्स में। दोस्तों हम लोगों ने प्राचीन इतिहास में कई सारे टॉपिक को कवर किया है और कई वंशों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आज मौर्योत्तर काल को पढ़ेंगे। मौर्य वंश में मौर्य वंश में हम लोगों ने पढ़ा था और उसके बाद के जो कई सारे वंश आते हैं, शुंग वंश और ये सब आगे हम लोग पूरा पढ़ेंगे। तो आज बेसिकली हम लोग शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी जान लेंगे। जैसे कि हम लोगों ने मौर्य काल में देखा था कि दो बड़े शासक आए थे। पहले तो एक चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने अपने मौर्य साम्राज्य को बहुत ही विस्तृत रूप दिया था, लेकिन उसके बाद जो अशोक आए, अशोक ने इसको और बड़े स्तर पे फैलाया, काफ़ी प्रचार प्रसार भी किया था उन्होंने। लेकिन उसके बाद जो मौर्य काल में जो अंतिम शासक थे वृहद्रथ, उनका जो सेनापति था शुंग था, उसने इनकी हत्या कर दी थी और उसने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो आइए आज शुंग वंश के बारे में भी पढ़ेंगे और इसके बाद के जो वंश है वो भी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे कि आज फिनिश हो जाए ये। तो चलिए शुंग वंश को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों इसको शुंग वंश जब आया तो उस टाइम पे क्या था, उसके शुंग वंश के पहले शुंग वंश के पहले तक क्या था दोस्तों कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, बहुत तेज़ी से। तो ब्राह्मण लोग थे तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा निराश होते थे कि वो लोग दबते चले जा रहे हैं, उनका कोई शायद अस्तित्व ही नहीं रह रहा है। इस वजह से उस टाइम पे फिर शुंग वंश की स्थापना हुई। आज शुंग वंश को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। शुंग वंश 189 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर शुंग वंश के शासक की स्थापना की एवं 149 ईसा पूर्व में उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। 189 में तो उसने क्या किया था, शुंग वंश की स्थापना की थी, लेकिन और 149 ईसा पूर्व में उसकी 149 बीसी बोल सकते हैं, उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उसके बाद दूसरे पॉइंट की ओर चलेंगे हम लोग। पुष्यमित्र शुंग जो था वो अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ का सेनापति था। जैसे कि हम लोगों ने अभी पहले बात की थी कि जो वृहद्रथ था वृहद्रथ का ये सेनापति था, जो पुष्यमित्र शुंग था, और इसी ने शुंग वंश की स्थापना भी की है 189 ईसा पूर्व में। और उनका सेनापति था, उसने ही उन पर शासन कर उनके शासन पर क्या किया था, कब्जा किया था। और उसने मगध के एक प्रांत अवंती पर नियंत्रण करने में कठिनाई के कारण पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। समझ में आया दोस्तों, उसने मगध के एक प्रांत पर अवंती पर नियंत्रण कर तो रहा था, लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा क्या हो रही थी, कठिनाइयाँ हो रही थी। इसी कारण से उसने क्या किया, विदिशा को अपनी दूसरी राजधानी बना ली थी। पुष्यमित्र ने अपने अंतिम दिनों में कुल 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। दोस्तों ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पुष्यमित्र ने अपने अंतिम दिनों में कुल कितने यज्ञ किए थे, तो 2 अश्वमेघ यज्ञ किए थे उसने। और बौद्ध साहित्य दिव्य साहित्य दोस्तों, ये इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, पूछा जाता है। दिव्य दान में पुष्यमित्र को बौद्धों पर अत्याचार करने वाला बताया गया है, लेकिन साथ में ये भी लिखा हुआ है कि उसने भरूच और सांची के स्तूपों का पुनर्निर्माण करवाया था, क्योंकि और सांची स्तूप किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये बौद्ध धर्म के लिए ही प्रसिद्ध है। जो भी मैंने बनाया है सांची स्तूप पे, आप लोग जा करके देख सकते हैं, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुंग वंश का अंतिम शासक जो था वो देवभूति था। दोस्तों जो शुंग वंश था उसका जो अंतिम शासक था वो कौन था, देवभूति था, और जिसकी हत्या यहाँ पे मिट गया है, जिसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव ने की थी और यह वंश समाप्त हो गया था। कालिदास के मालविकाग्नि मित्रम में पुष्यमित्र शुंग को कश्यप गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। इतिहासकार तारानाथ तथा पाणिनि ने भी उसके ब्राह्मण होने की पुष्टि की है। दोस्तों आगे देखते हैं। शुंग काल में भागवत संप्रदाय का पुनरुत्थान हुआ था। शुंग काल में भागवत संप्रदाय का पुनरुत्थान हुआ था और इस काल में ही ब्राह्मण धर्म यानी भागवत धर्म के नाम से प्रसिद्ध था। जो इस काल में ब्राह्मण धर्म था वो भागवत धर्म के नाम से क्या था, प्रसिद्ध था। वैदिक धर्मशास्त्र के सर्वाधिक महत्वपूर्ण
स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति की रचना भी इसी काल में हुई थी। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। आई होप आपने इसके पहले जो मैंने पॉइंट लिखा था उसको लिख लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो ये भी ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा छोटा है और इरेज करके मेरे को फिर से लिखना पड़ता है, तो इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन करते जाइए मेरे साथ साथ में। तो वैदिक धर्मशास्त्र के सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण स्मृति ग्रंथ था मनुस्मृति, उसकी रचना कब हुई थी? उसकी रचना इसी काल में की गई थी, शुंग वंश काल में। आइए अगला देखते हैं, कर्णव वंश को देखेंगे, इसके बाद सातवाहन और उसके बाद वाटाक वंश के बारे में बात करेंगे। देन हम लोग यूनानी आक्रमण जो होते हैं वो उनको पढ़ेंगे और उनको अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज ये कर्णव वंश, सातवाहन वंश और वाटक ये पूरा फिनिश कर देंगे हम लोग। उसके बाद यूनानी आक्रमण का वीडियो आप लोगों को अगले पार्ट में मिलेगा। तो आज इसको इसमें देख लेते हैं और कर्णव वंश देखते हैं। इसकी स्थापना वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व में की थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? कर्णव वंश की स्थापना वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व की थी। क्वेश्चन भी बन जाता है कि कर्णव वंश की स्थापना किसने दी थी, और आपको कूट में क्वेश्चन दे दिया जाता है, कई सारे राजाओं के नाम लिख दिए जाते हैं और उसमें आप लोगों को देखना पड़ता है। तो इसलिए आप लोगों को, और ये वनडे एग्जाम में तो डायरेक्टली ही पूछ लिया जाता है, इसलिए डायरेक्ट ही आप कर सकते हो कि हाँ वासुदेव, कर्णव वंश की स्थापना किसने की थी? तो वासुदेव ने की थी। और कब की थी? 73 ईसा पूर्व की थी उन्होंने। अगले पॉइंट पे चलते हैं। इस वंश, यह वंश 45 वर्षों तक रहा था। इसका जो कार्यकाल था वो 45 वर्षों तक था और इसमें कितने 4 शासकों ने क्या किया था? राज्य किया था। तो पॉइंट आई होप आपको याद होते भी जाएंगे साथ साथ में। तो यह वंश 45 वर्षों तक रहा था और इसमें कितने शासकों ने राज्य किया था? तो 4 शासक आए थे जिन्होंने राज्य किया था। इस वंश का जो तीसरा शासक था नारायण कर्णव एक अयोग्य एवं निर्बल शासक था, जिसकी वजह से यह कार्यकाल मगध के साम्राज्य का विस्तार मात्र बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों तक ही रह गया था। कर्णव वंश ने ब्राह्मण धर्म की पुनर्स्थापना में भारी योगदान दिया था। कर्णव वंश तो क्योंकि दोस्तों ये 45 वर्षों तक चला था और इसमें 4 राजाओं ने शासक भी किया था, तो इसमें क्या ब्राह्मण धर्म को काफ़ी ज़्यादा पुनरुत्थान में योगदान भी मिला था, क्योंकि ब्राह्मण वंश से ही ये इसमें उस टाइम पे चल रहा था। और 27 ईसा पूर्व में इस वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर उसके सेनापति सिमुख, ये पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, तो इसलिए इस पॉइंट का जरूर आप लोग याद करिएगा। 27 ईसा पूर्व इस वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर उसके सेनापति सिमुख ने इस वंश के शासन का अंत कर दिया था। और इसके बाद सातवाहन वंश भी पढ़ने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं को पढ़ते हैं। इसके पहले हम लोगों ने शुंग वंश को और कर्णव वंश को पढ़ लिया है। सातवाहन के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इनको मैंने नोट डाउन कर दिया है। आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख भी सकते हैं, क्योंकि क्लियर बोर्ड में दिख भी रहा होगा इस बार ही आपको। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला पॉइंट इसका क्या है? इसकी स्थापना किसने की थी? सिमुख ने की थी। और कब की थी? 27 ईसा पूर्व में की थी। और यह राज्य अत्यंत शक्तिशाली था। इसे आंध्र भी कहा जाता है। और इस राज्य की राजधानी प्रतिष्ठान यानी आधुनिक आंध्र प्रदेश और औरंगाबाद के जिले में था। सिमुख ने 12 ईस्वी तक राज्य किया था दोस्तों। गौतमी पुत्र शतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी एवं यज्ञ श्री शतकर्णी आदि इस वंश के क्या थे? प्रमुख प्रसिद्ध शासक हुए थे। और गौतमी पुत्र शतकर्णी को पश्चिम का स्वामी भी कहा जाता है। इन पॉइंट को दोस्तों आप लोग नोट डाउन कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गिने चुने पॉइंट मैं काफ़ी लेकर के आई हूँ, जो एग्जाम में डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन बन जाता है कि आप 1 लाइनर टाइप है, आप इनको याद भी कर सकते हो। गौतमी पुत्र शतकर्णी को पश्चिम का क्या कहा जाता है? स्वामी कहा जाता है। गौतमी पुत्र ने 2 अश्वमेघ एवं 1 राजसु यज्ञ किए थे। तो गौतमी पुत्र ने क्या किए थे? 2 अश्वमेघ और 1 राजसु यज्ञ किए थे। गौतमी पुत्र शतकर्णी ने अपने शासन के 24वें वर्ष में ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में
देने की प्रथा प्रारंभ की थी। दोस्तों इससे क्वेश्चन भी बनता है कि कौन सा ऐसा जो वंश का जो शासक था जिसने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरू की थी। तो गौतमीपुत्र शतकर्णी ने अपने शासन के 24वें वर्ष में ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में देने की प्रथा को क्या किया था, आरंभ किया था। सातवाहन समाज मातृ सत्तात्मक था। दोस्तों ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सातवाहन वंश था वो क्या था, मातृ सत्तात्मक था। और उनकी भाषा कौन सी थी, प्राकृत थी और ब्राह्मी लिपि थी। उनकी भाषा जो थी प्राकृत और ब्राह्मी लिपि थी। सातवाहन शासकों ने शीशा, चांदी, तांबा एवं पोटीन के सिक्के चलाए थे। कार्ले का चैत्य, अजंता, एलोरा गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास, कला के क्षेत्र में सातवाहनों के उल्लेखनीय योगदान है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बच जाता है इसको दोस्तों, मैं इरेज करके लिख देती हूँ इसी वक्त, आप नोट डाउन कर लें।